नमस्कार दोस्तों, आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक प्रेरक व दिल छू लेने वाली कहानी, मास्टरनी। उस रोज़ सुबह से पानी बरस रहा था। सांझ तक वह पहाड़ी बस्ती एक अपार और पीले धुंधलके में डूब गई थी। छिपे हुए सुनसान रास्ते, बदनुमा खेत, छोटे छोटे एक रस मकान, सब उस पीली धुंध के साथ मिलकर जैसे एकाकार हो गए थे। औरतें घरों के दरवाजे बंद किए सूत उलझा रही थी। आदमी पास के एक गांव में गए थे। वहां मिशन का क्वार्टर था और एक भट्ठी। वाकई वहां बारिश की धीमी एक रस और मुलायम छपा छप की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। 4 बजने से कुछ ही मिनट पहले एक कॉटेज का दरवाज़ा खुला। यह कॉटेज मामूली मकानों से भी नीची और छोटी थी। उसके चरमराते हुए लकड़ी के जीने से 5-6 लड़के लड़कियां उतरे। बूढ़े किसान की तरह झुककर अपने बस्तों से बारिश बचाते चुपचाप घुमावदार रास्ते पर चलकर आंखों से ओझल हो गए। जब तक वह दिखलाई देते, उनकी मास्टरनी तनी हुई चुपचाप खड़ी उसी ओर देखती रही। फिर वह दरवाजे को मजबूती और अवज्ञा से बंद कर भीतर चली गई। वह एक अधेड़ ईसाई औरत थी, कठिन और गंभीर। 2 साल पहले ईसाइयों के इस गांव में आकर एक हिंदुस्तानी मिशनरी की मदद से उसने यह स्कूल खोला था। इन 2 सालों में उसका चेहरा और भी लंबा, और भी पीला, और भी चिड़चिड़ा हो गया था। गांव में रहते हुए भी वह गांव से जैसे अलग थी। स्त्रियां उससे डरती थी, मर्द उसको एक मर्दानी अवज्ञा से देखते थे। आज के इतने नीले नीले पहाड़ों और घनी धुंध के सामने वह कांप सी उठी और दिन भर अपने दोनों हाथों को बगल में इधर उधर फिराती रही। इसके बाद बस्ती फिर सुनसान हो गई। सिर्फ एक बार मास्टरनी ने अपना द्वार खोलकर झांका और तुरंत ही फिर बंद कर लिया। करीब 6 बज चुके थे जब धुंध का पीलापन पहाड़ों के साथ नीला हो रहा था। आखिरकार बस्ती में एक मानव दिखाई दिया। लंबा, रोगी सा एक 16-17 साल का लड़का, पुराना फौजी कोट पहने था। कॉलर के बाहर उसने अपनी मैली कमीज निकाल रखी थी। कीचड़ बचाने के लिए वह सड़क के इस तरफ से उस तरफ मेढकों की तरफ फुदक रहा था। लकड़ी के घने हुए जीने पर आकर उसने संतोष की सांस ली और एक भीगे कुत्ते की तरह अपने आप को झाड़कर जीने पर चढ़ गया। लूसी बहन, बड़ा अंधेरा है। पास आते ही वह चिल्ला उठा था। टुटू, मास्टरनी ने अपने हाथ छोड़कर कहा और फिर धीरे धीरे चलकर छत से टंगी हुई लालटेन जला दी। उस छोटे से गंदे और अंधेरे कमरे में रोशनी लालटेन से खून की तरह बहने लगी। इस बीच टुटू बारिश और रास्ते पर भुन भुनाकर अपने बड़े और भारी कोट को टांगने की जगह खोज रहा था। मैं कहता हूँ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कंबल का टुकड़ा उकड़ा, मैं जूते साफ करूँगा। मास्टरनी ने चुपचाप झुककर उसके जूते साफ कर दिए। टुटू बराबर अपने जूतों की तरफ देखता हुआ नहीं नहीं कर रहा था। मास्टरनी ने वैसे ही झुके झुके पूछा, घर पर सब अच्छे हैं? मेरे पास तुम्हारे लिए सैकड़ों खत हैं। सिर्फ मुरली तुमसे खफा है। तुमने उसके मोजे खूब बुने। वह जाड़े से नीली पड़ी जा रही है। उसने अपनी बहन को खत दे दिए और रोशनी के पास जाकर अपने भीगे बालों पर हाथ फेरने लगा। बीच बीच में वह कुछ बुदबुदा उठता था। मास्टरनी पत्रों से सिर उठाकर उसकी तरफ देखती और फिर पढ़ने लग जाती थी। अब उसने खत एक ओर रखकर इस 16 साल के लंबे चिकने युवक की तरफ देखना और उसके बारे में सोचना शुरू किया। वह उसके बिल्कुल बचपन के बारे में सोचने लगी, जबकि उसके गर्म मुलायम जिस्म को चिमटा कर वह एक पके हुए फल की तरह हो जाती थी। तुम खत नहीं पढ़ रही हो, उसने सहसा घूम कर कहा। पढ़ लिया। और वह फिर उसी तरह हथेलियों को बगल में भींचे इधर उधर टहलने लगी। उसका भाई खड़ा खड़ा उसकी तरफ देखता रहा और यह देखकर कि वह खत पढ़ चुकी है, बुदबुदा सा उठा। मुरली के मोजे और मम्मी ने कहा है। मास्टरनी ने जैसे चाकू से काटा। और पापा कैसे हैं? टुटू ने भाड़ों सा मुँह बनाकर कहा। वैसे ही। पापा रोगी, परित्यक्त, उपेक्षित, उसे कभी न लिखते थे और इसलिए उससे कुछ मांगते भी न थे। तुम क्या करते हो? मैं रोज़ सवेरे शाम पादरी तिवाड़ के साथ काम करता हूँ।
मम्मी जान ले अगर मैं काम ना करूं। मुरली और मम्मी झमकती फिरती। बहन ने जैसे स्वप्न में कहा और वह फिर वैसे ही टहलने लगी। मैं 2 साल में पादड़ी हो जाऊंगा, टूटू ने कुछ गर्व और कुछ दिल्लगी में कहा। कुछ देर वह दोनों चुप रहे। मास्टरनी ने एक संदूक पर बैठकर जल्दी जल्दी बुनना शुरू किया। बीच बीच में एक अजीब और कड़वी मुस्कान उसके पीले और दागदार होंठों पर छा जाती थी। टुनू ऐन उसी वक्त अपने चारों ओर गंदे कमरे की टूटी कुर्सियां और मैले तकिए की तरफ देखकर बार बार सहम सा जाता था। यह क्या मुरली की स्टॉकिंग है? उसने अज्ञात भय से भरे हुए मन से कहा। देखते नहीं हो? और मास्टरनी भौंक सी उठी। जब से वह यहाँ आया था टुटू का दिल भीगते हुए कंबल की तरह हर मिनट भारी होता जा रहा था। वह अपनी बहन, अपने घर के बारे में इस तरह सोच रहा था जैसे दूरबीन से वह नए नक्षत्र देख रहा हो। खिड़कियां बिल्कुल अंधी हो रही थी। मैले और ऊनी बादल जैसे ठीक धरती पर ही आ जमे थे। किसी के पैर को जीने पर शोर हुआ। 2 छोटी छोटी लड़कियां हाथ पकड़े हुए अंदर आई। वह गबरून की ऊंचे ऊंचे फ्राक पहने थी और उनके चेहरों पर किसानों की सी झुलस थी। उनसे बड़ी लड़की ने खाट कर एक मैली तामचीनी की प्लेट रख दी। उस पर एक लाल रुमाल पड़ा था। फिर अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर वह खड़ी हो गई। तुम क्या प्लेट चाहती हो? मास्टरनी ने बिना सिर उठाए पूछा। दोनों लड़कियों ने एक साथ सिर हिलाकर कहा, हाँ। उसने उठकर उसमें से 4 अंडे और अध पके टमाटर और एक सस्ता पीतल का ब्रूच निकाल दिया। अपने बाप से कहना कि टीचर ने कहा है। हाँ। और उसने खड़े होकर फिर दोनों हाथ बगलों में भींच लिए। लड़कियां चुपचाप जैसे आई थी चली गई। उनको टूटू बराबर एक विचित्र दिलचस्पी से देख रहा था। उनके जाने पर वह उठकर पूरा खिड़की तरफ मुँह कर बोला, तुम चाय नहीं पीती लूसी बहन? मास्टरनी एकाएक बीच कमरे में खड़ी हो गई। सुनो, यह 5 रुपये हैं और यह मुरली का स्टॉकिंग और यह मम्मी का सिंगारदान। और कहना कि कोई मुझसे और कुछ ना मांगे, सब मर जाएं, गिरजे में जा पड़ें। वह पागलों की तरह 2 छोटे छोटे सिकुड़े हाथों से रुपए, स्टॉकिंग और सिंगारदान का अभिनय कर रही थी और बोल ऐसे रही थी जैसे उसका सारा खून जम रहा हो। मैं कहती हूँ वह गिरजे में जा पड़े, मिशन में मरें। टूटू ने बड़ी पीड़ा से कहा। लूसी बहन। लूसी ने जरा नरम होकर कमरे की उत्तरी खिड़की खोल दी। खिड़की के खुलते ही कमरे का प्रकाश पिंजरे की चिड़िया की तरह चंचल हो उठा। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम मेरा घर झाड़ लो। और उसने खिड़की धड़ाम से बंद कर दी। टूटू एक बारगी उस धमाके से चौंक पड़ा, पर कह कुछ भी ना सका। मास्टरनी अपने पलंग पर जाकर बैठ गई। उसके दोनों हाथ उसकी पट्टियों को जकड़े थे। आज सारी जिंदगी के छोटे बड़े घाव अचानक धसक गए थे। कुछ सोचने की ताब उसमें न थी। सिर्फ एक गुट्ठल धीमा दर्द उसके सारे अस्तित्व में लहराने लगा था और अब बाहर रिस कर जैसे उसे डुबो देना चाहता था। टूटू ने सहसा कड़ाई से कहा, लूसी बहन। पर इसके साथ ही किसी ने बाहर से भर्राई हुई आवाज़ में कहा, टीचर मैं आ सकता हूँ? टूटू उस तरफ बढ़ा, पर घृणा से दौड़ते हुए मास्टरनी ने दरवाज़ा आधा खोल बाहर जा बंद कर लिया। टूटू ने उसकी झलक ही देखी थी। वह एक बुझे हुए चेहरे का अधेड़ किसान था, ऐसे जैसे संडे को गिरजों में टोपियां उतार कर भीख मांगते हैं। 1 मिनट में मास्टरनी लौट आई। उसका चेहरा पहले से भी सख्त था। उसने टूटू को देखकर उधर से मुंह फेर लिया और अपने आप बुदबुदा कर कहा, मैं ही क्यों? तुमसे कोई मुझे सरोकार नहीं, तुम लोगों से मैं पूछती हूँ। और वह हथेलियों को बंगलों में भींचकर और तेजी से टहलने लगी। मैं जैसे जिंदा दफना दी गई हूँ, पर मुझे कब्र की शांति तो दे दो। फैल कर शांति मांग रही थी। टूटू गुमसुम बैठा हुआ रोशनी को घूर रहा था। सहसा उसने टूटू का हाथ पकड़ लिया। जाओ सो जाओ। टूटू ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन जब वह लेट गया तो मैली और सीली दीवार की तरफ मुँह करके रो उठा। पहले तो धीरे धीरे और फिर जोर जोर से। मास्टरनी वैसे ही टहल रही थी, फिर चूर होकर उसी चारपाई पर गिर पड़ी। टूटू आखिर चुप हो रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया था।
केवल दूर दूर पर रात के पूर्व वो पहरेदारों के विचित्र स्वर चारों तरफ पहाड़ों से टकराकर इस कमरे में गिर गिर पड़ते थे। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।